नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। गुजरात के वडोदरा में पुल ढहने की बात है। सुबह एक पुल का अचानक कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। कई चलती गाड़ियां जो होती हैं वो नदी में देखते देखते समा जाती हैं। 4 दशक पुराने पुल के ढहने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को हालांकि बचा भी ले गया। इस पुल को पादरा गंभीरा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया। पुल क्या गिरा, 10 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। किसी की मां, किसी का बेटा, किसी का पिता, वो सब लाश बनकर आंकड़ों में बदल चुके हैं। सरकार जहां देश में तरक्की होने की बात करती है, दम भरती है, तो वहीं जनता पूछ रही है कि तरक्की किसकी हो रही है? मौत की हो रही है या भ्रष्टाचार की हो रही है या रिबन काटने वाले फोटोज की है? यह वही गुजरात है जिसे विकास मॉडल कहा जाता है, जिसे चुनावी मंच से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन इंडिया का पोस्टर बनाया गया। कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सुना भी होगा, लोग चर्चा भी करते हैं गुजरात मॉडल की। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां का एक साधारण पुल भी पानी की एक धार में ट्रैफिक का हल्का दबाव और मौत का दरवाजा बन जाता है। पुल अपने आप नहीं गिरते, कंक्रीट होता है, सीमेंट, सरिया अपने आप में जवाब नहीं देते। ये तब जवाब देते हैं जब इंसाफ मर चुका होता है और लालच हावी हो चुका होता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग नदी में गिरे वाहनों को रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। वही टूटे पुल पर एक टैंकर नदी के में सामने से बाल बाल बच गया। टैंकर ट्रक का पिछला हिस्सा पुल पर टिका है, जबकि आगे का हिस्सा टूटे हुए पुल पर। इस खौफनाक नजारे को देख कई लोगों की सांसें अटक गई। गुजरात में पुल टूटने की एक और खबर, मोरबी पुल हादसे की जो याद थी ना, वो ताजा हो गई है। जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, आयोग बना था, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कही गई थी। नतीजा क्या हुआ किसी को नहीं पता। दोषी कहां है किसी को नहीं पता। महिसागर नदी पर बना जो पुल ढहा है ना, वो 1981 में बनना शुरू हुआ था। 1985 में यह पुल बनकर तैयार हुआ था और 2017 में इसके मरम्मत की दरकार जो थी वो प्रशासन को समझ में आई थी, तो बड़े वाहनों के लिए इसे बंद करने की मांग की गई। 2022 में मोरबी पुल हादसे के बाद सभी पुलों की मजबूती की समीक्षा का दावा किया गया। पिछले साल ही इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन मरम्मत के बाद भी पुल ताश के पत्ते की तरह धराशाही हो गया। हादसा गुजरात में वडोदरा के पास महिसागर नदी के ऊपर आया हुआ ब्रिज टूटा। अभी तक 10 लोगों के मृतदेह मिले हैं, डेड बॉडीज मिले हैं, तो 10 लोगों की मृत्यु तो कंफर्म हुई है। काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं। ये ब्रिज जो है उसके खिलाफ जिला परिषद के एक एक्स मेंबर से लेके काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था, इसके बेरिंग बदल दिए, इसके जॉइंट्स जंपर आते हैं वो चेंज कर दिए। माने अगर आपने इसको रिनोवेट किया था अभी अभी, बहुत बड़ा इसके ऊपर खर्चा किया था, तो फिर ब्रिज गिरा क्यों? कोई सताए हमें बताए में आज का सवाल है, क्या लापरवाही सिस्टम का हिस्सा बन गई है? दूसरा सवाल, पिछले साल रिपेयर होने के बाद भी आखिर हादसा क्यों हुआ? और तीसरा सवाल, वडोदरा में पुल टूटने से 10 की मौत हुई है, जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ नीतीश शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ निशांत रावल जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमारे साथ कृष्ण मित्रों हैं, सलाहकार हैं आपदा प्रबंधन के। और हमारे साथ माया सिंह हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल नीतीश शर्मा जी आपसे होगा। उससे पहले एक मशहूर शायर की कुछ पंक्तियां हैं, वो बताना और समझाने जरूरी है दर्शकों को। उन्होंने अपने गजल में लिखा कि वक्त ने बयां दे दिया, कब्र को जहां दे दिया, मौत के किरदारों को सांसों का मका दे दिया,
आंखें जब आईने से टकराई तो अश्कों का निशान दे दिया और आग से बचाने को मोम का मचा दे दिया। और ये मोम का मचान ना वो पुल था। नीतीश शर्मा जी जवाब दीजिएगा, क्यों हुआ? सबसे पहले तो जितने भी हताहत हुए हैं इस हादसे में, उन सबके लिए मेरी श्रद्धांजलि है। और मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ईश्वर शक्ति दे जो लॉस से वो गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई लीपापोती नहीं करना चाहती आशीष जी। निश्चित रूप से ये प्रशासन की गलती है। ये पुल का पीछे सर्वे हुआ था और उसमें पता चला था कि इस पुल की जर्जर हालत है, और अगर मरम्मत हुई थी तो मरम्मत होने के बाद पुल में आवाजाही होने के लिए वो सक्षम था कि नहीं था, उसकी पुष्टि होनी चाहिए थी। और अगर वो पुष्टि में वो आवाजाही के लिए सही नहीं था तो उसमें आवाजाही क्यों होती रही। मैं यहाँ पे कोई लीपापोती नहीं करती। गुजरात प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र पटेल जो वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे आग्रह करती हूँ। उन्होंने एक विशेष एसआईटी की गठन भी किया है कि इसके कारणों को जाना जाए, और अगर मोरबी पुल के हादसे से हमने सबक नहीं लिया है तो उसके पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर घोर से घोर कार्रवाई, जो प्रशासन तंत्र इसके पीछे उनके एक फेलियर जो है उसका हाथ है, उसको निकाल के इसको दुरुस्त किया जाए। मैं नहीं चाहती कि अगर हम देश के विकास की बात करते हैं, 1947 के विकसित भारत की बात करते हैं, उस भारत की नींव कुछ ऐसे पुलों के साथ रखी जाए जो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजरात की गवर्नमेंट के उससे मैं बहुत माफी मांगती हूं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम और जितनी भी टीम्स हैं वहां पे अपने प्रशासन के साथ अपने इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, वहां पे उनको रेस्क्यू किया, उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया, और जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रहा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं नहीं चाहती, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने राष्ट्रीय कोष से जो घायल है उनको 50,000, जो मृतक है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन इस 2 लाख रुपए से उनकी जान तो वापस नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक आईना जरूर दिखा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कमी इस पुल के गिरने से सामने आई है, उसके लिए मैं बीजेपी के नेता होने के नाते मैं बहुत ज्यादा एक गंभीर ये बात कहना चाहती हूं कि ये दुख की बात है, और गुजरात प्रशासन तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है, और इसको संज्ञान में लेके इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन, संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। नीतीश शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, सुनने में बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मोरबी की घटना भी हमें याद है। मोरबी की घटना के बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था लापरवाही हुई है। कमोबेश इस घटना में भी लापरवाही की जो बात होगी वो सामने आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि क्या यही गुजरात मॉडल है? नहीं, ये गुजरात मॉडल नहीं है आशीष जी। गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, पूरे देश ने देखा था। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल की जो एक गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। मैं इसको एग्री कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से। और वो कमी किन कारणों की वजह से आई है, अगर मोरबी पुल के कारण आपके सामने आए और उसके बाद भी अगर हमने उस पर एक्शन नहीं लिया प्रोएक्टिवली, तो ये निश्चित रूप से गुजरात मॉडल की कमी को दर्शाता है, और उस मॉडल को दोबारा से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। नीतीश शर्मा जी, अभी आपने जिक्र किया कि 2 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया गया, 11 परिवार उजड़ गए। 2 लाख रुपए के मुआवजे के मरहम से क्या 11 परिवारों के आंसू पोंछे जा सकते हैं? क्या नहीं पहुंचे जा सकते आशीष जी। ये मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत दुखद की घटना है। मैं बार बार बोल रही हूं, कोई पैसे, कोई कीमत उन जानों की नहीं लगा सकते। उन जानों की कीमत का भरपाई ये प्रशासन तंत्र में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं सीएम भूपेंद्र पटेल से आग्रह करती हूं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त ट्रांसपेरेंसी के साथ एक जांच हो, और ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में गुजरात में ना घटित हो। मैं आग्रह करती हूं उसके लिए आप जितना स्ट्रांग प्रशासन और अपने तंत्र का आप उसको सही दिशा में उसको उपयोग में लेकर आए, आपको लाना चाहिए। ठीक है, निशांत रावल जी, नहीं आशीष जी। निशांत रावल जी से एक प्रतिक्रिया लूंगा। निशांत जी। जी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये ब्रिज कलेप्स में, गंभीरा ब्रिज कलेप्स में जो 11 लोगों का अपमृत्यु हुआ है उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और बाकी के जो व्यक्ति जो गंभीर रूप से इजाग्रस्त है, जिनका अभी सारवार चल रहा है, वो स्वस्थ होकर अपने परिवार में परत आए, ऐसी भी महादेव को प्रार्थना करना चाहूंगा। आशीष जी, ये जो ब्रिज, गंभीरा का ब्रिज कलेप्स हुआ, ये मेरे जहां से बैठ के मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मेरे ऑफिस से सिर्फ 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है,
ये ब्रिज जो कलेप्स हुआ है वो निशांत जी, बीजेपी में निशांत डिजास्टर जी, है। आपने बोला कि 45 मिनट दूरी है जहां पर आप बैठे जी हैं। जी बिल्कुल, जी घटनास्थल बिल्कुल। पर गए थे आप? जी जी बिल्कुल, हम घटनास्थल पे भी थे, सुबह में भी थे, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो शायद नीति जी को पता नहीं है। मेरा मानना ये स्पष्ट है, ये बीजेपी में डिजास्टर था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड था। 2022 में अक्टूबर के महीने में मोरबी की जो दुर्घटना हुई, 130 से ज्यादा लोगों का अपमृत्यु हुआ, वहां 2.5 साल में भी गुजरात सरकार कुछ सीख नहीं पाई। आप देखिए, मोरबी के जो आरोपी थे आज क्या बेल पे खुलेआम घूम रहे हैं। आपको 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 शायद शॉक लगेगा आशीष जी। सुबह में ये अर्ली अर्ली मॉर्निंग में ये घटना हुई, 4-5 घंटे तक नहीं एसडीआरएफ की टीम, नहीं एनडीआरएफ की टीम, वहां के लोकल गांव वालों ने हेल्प करके और अपने इक्विपमेंट का यूज करके ये जो मृत्युदेह है उनको बाहर निकाला है। समझने की बात यह है कि देखिए, ये ऐसा कोई घटना नहीं कि जो सडन हुआ है। 2021 में बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमने ये ब्रिज के बारे में सरकार को इत्तला किया था कि ये ब्रिज की खस्ता हालत है, इसको अर्जेंट नोट पे मेंटेन कीजिए, इसको रिपेयर करवाइए। हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने 2022 में मार्ग और मकान विभाग जो है, जो आरएनबी विभाग माना जाता है, रोड एंड बिल्डिंग विभाग, उनको एक पत्र लिखा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, एमएलए आंकलाव, कि ये ब्रिज की खस्ता हालत है, इसको रिपेयर कीजिए। कोई सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बार 2023 में भी उन्होंने दूसरा एक लेटर लिखा कि ये ब्रिज के लिए कुछ कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो क्रोनोलॉजी समझिए, वहां के स्थानिकों ने भी आंदोलन किया ये ब्रिज के बारे में। दूसरी एक बात समझिए, 2023 में यही ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट फेल हो गया था, और इसकी वजह से लास्ट ईयर 2024 में यही गुजरात सरकार ने ये ब्रिज की मरम्मत करवाई थी। ऐसी कैसी मरम्मत हुई कि 1 साल के अंदर वापिस ये ब्रिज कलेप्स हो गया और इतने लोगों की जान चली गई। यानी नहीं आप विरोध पक्ष का मानने को रेडी, नहीं आप वहां के स्थानिक लोकल जो लोग हैं उनको मानने को रेडी नहीं। 182 में से 162 विधानसभा में सीटें यही जनता ने आपको वहां पे बिठाया है ना, ये इसके लिए ये दिन देखने के लिए बिठाया है कि हम ब्रिज क्रॉस करने के समय भी टेंशन में रहे, कि हमें सेफ्टी के बारे में पता ना हो। हमने सरकार को बोला था निशांत जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि आप स्थानीय हैं, वहां की चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे। किस कंपनी को टेंडर दिया गया था, इसकी जानकारी है आपके पास? किस कंपनी को टेंडर दिया गया था? नहीं, वो कंपनी के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जिसने मेंटेन किया था, जिसने बनाया था और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो सारे टेंडर प्रक्रिया पिछले 40 साल में बहुत अलग अलग मार्गों पे चली गई थी। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये जो मरम्मत का काम दिया गया था पिछले साल, जो मरम्मत हुई थी, वो किस कंपनी को दी गई थी, क्या उसकी जानकारी है आपको? नहीं, पिछले साल जो मरम्मत की गई थी वही ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट जो लेटेस्ट पिछले 5 सालों से है, यही कॉन्ट्रैक्टर के पास था। लेकिन कहने की बात आशीष जी ये है कि नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इतना समय बीत गया, नहीं एफआईआर हुई। मैं वही जानना चाह रहा हूं, समझिए, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, थोड़ा डिटेल बताइए आप। नहीं, बिल्कुल, देखिए कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ये भी मानने को अभी कंपनी का नाम कंफ्यूजन स्टेज में है, क्योंकि ये ब्रिज को 2-3 अलग अलग कंपनियों को इसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नहीं अकेले ये ब्रिज, जो महिसागर नदी के ऊपर ऐसे बहुत सारे ब्रिज पैरेलल में बने हैं, इन सभी के अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट। बात अभी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं, बात अभी अधिकारी की है। जो अधिकारी ने इसका फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू तो किया होगा ना, मरम्मत हो गई, सब कुछ हो गया, ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आपने दिया होगा, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया होगा, क्यों वो अधिकारी के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है आशीष जी? क्यों वो अधिकारी खुलेआम घूम रहा है अभी भी? कोई जवाबदेही नहीं। नैतिकता का धोरण होता है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को नैतिकता के धोरण पे अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, ये बार बार घटना हो रही है। आज तक आपने सुना होगा कि जो ब्रिज कलेप्स की घटना है बिहार में हो रही है, 2 महीने में 3 महीने में एक बार ब्रिज कलेप्स होता है। ये तो पिछले 5 साल में गुजरात नहीं, वहां तो बनते के साथ टूट जाता है, वहां तो रिबन जैसे ही काटते हैं अगले दिन टूट जाता है। बिहार की तो बात ही मत करिए। यहाँ पे भी तो आप समझिए, अहमदाबाद में साबरमती रिवर है, आप भी कभी आए होंगे अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट पे एक सिग्नेचर ब्रिज बना जिसका नाम था अटल ब्रिज। 2022 में बतौर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही उसके जो टफन ग्लासेस से जहां पे लोग चलते हैं, वो टफन ग्लास ब्रेक हो गया। आज तक उसका भी सेफ्टी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं किया। हमारी डिमांड ये है, जितने भी ब्रिजेस है उसके सेफ्टी रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट आप पब्लिक क्यों नहीं करते गुजरात सरकार के वेब पोर्टल को?
आशीष जी, मैं एज ए गुजरात का नागरिक, मैं जब ये ब्रिज पे मेरे फैमिली के साथ चलता हूं, मुझे पता रहना चाहिए ये ब्रिज ड्राइविंग करने के लायक या चलने के लायक है या नहीं है। गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो 30 साल से पूरे भारत देश में, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या आपका? मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूं, वहां पे गुजरात का सबसे लंबा अटल ब्रिज बना 2023 में। आशीष जी, एक साल भी खत्म नहीं हुआ था, उसकी सेफ्टी वॉल धराशायी हो गई। सेफ्टी वॉल धराशायी हो गई। ये मैंने खुद यहाँ के लोकल म्युनिसिपल कमिश्नर को मैंने खुद लेटर लिखा था कि आप हमारे सिटी के, एटलीस्ट गुजरात में तो आप नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट हमारे सिटी के तो जितने भी ब्रिजेस है उसके सेफ्टी रिपोर्ट्स आप आपकी वेबसाइट पे डालिए। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। यानी ये तो तानाशाही का माहौल चल रहा है ना। आप देखिए, मोरबी ब्रिज कलेप्स हुआ, उसमें जो आरोपी थे वो बेल पे खुलेआम घूम रहे। क्यों? क्योंकि चार्जशीट जो होती है 90 डेज के अंदर, चार्जशीट जमा जो गुजरात पुलिस करती है उसकी गुणवत्ता हल्की होती है। आज राजकोट में टीआरबी गेम जोन कांड हुआ था, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग वहां पे 40 से ज्यादा लोगों का अपमृत्यु हुआ था, आपको पता होगा। सूरत में तक्षशिला कांड हुआ था, क्लासेस में बैठे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको कूद के बचने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सूरत महानगर पालिका के पास तीसरे माले तक जाने के लिए सीढ़ियां नहीं ठीक है, थी। नीति शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं माया जी आपके पास आऊंगा। घूम रहे। जी नीति जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं माया जी, उसके बाद फिर कृष्ण जी के पास जाना है। जी, ने इसकी स्ट्रिक्ट उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी है। जिस जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर एक्शन होगा। और मैं नीति शर्मा जी, निशांत जी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ इस पूरे मामले में। निशांत जी रुक जाइए, अभी आज ये हादसा हुआ है, आप कल तक देखिएगा। कल तक 24 घंटे के बाद एफआईआर होती है क्या नीति शर्मा जी? आशीष जी, ये मैं इन तथ्यों को नहीं जानती हूँ। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये अभी कितने अवेयर है कि करंट में एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। मैंने वहां पे अभी तक, मेरे पास अपडेट नहीं है। हो सकता है निशांत जी 45 मिनट दूरी पर बैठे हैं, बताइए एफआईआर हुई है नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई होती तो आपके पास सबसे पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती। नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं है, चूंकि आप करीब है इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। अभी एक घंटे पहले जहां पे हमारे वहां पे जो सिविल हॉस्पिटल है मेरे सिटी, क्योंकि मेरा सिटी ही क्लोज है, ये हमारा ही रूरल एरिया है, तो जो इजाग्रस्त लोग हैं उनको यहाँ पे हमारे ही हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लाए गए। मैं वहां पे मौजूद था और वहां पे भी किसी के पास जानकारी नहीं। स्थानिकों ने, वहां के जो स्थानिक आंदोलनकारी है वो लोग 1 घंटे पहले ही पुलिस स्टेशन जाके वहां पे बवाल करके आए हैं। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? कोई अधिकारी की जवाबदेही नक्की नहीं हुई। वहां पे एक अधिकारी आता है, एक इंजीनियर आता है, सरकार का ही सुनने लायक बात है आशीष जी, वो ऐसा बोलता है ये ब्रिज की जो आयुष्य थी वो 100 साल थी और 40 साल में कलेप्स हो गया। अगर 100 साल उसकी आयुष्य थी तो 100 साल टिकने के लिए उसको चाहिए मेंटेनेंस, उसको चाहिए रिपेयरिंग। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? और गुजरात के सारे नेता, सीआर पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र भाई पटेल ने क्या ट्वीट किया? ब्रिज के 23 पिलर से एक ही पिलर टूटा इसलिए घटना हुई। तो आपकी मंशा ये थी सारे पिलर टूट जाए, सारे के सारे पिलर टूटने चाहिए थे क्या? अरे आशीष जी, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। गुजरात में टोटल 620 डैम है, उसमें से 30 से ज्यादा डैम 100 साल पुराने हैं, यानी उनका आयुष्य खत्म हो चुका है। और 217 से ज्यादा डैम है जो 50 साल से भी पुराने। नीति शर्मा जी, जो वो डेटा दे रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि नया डैम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? गुजरात मॉडल इतना सुना है मैंने कि दिमाग में भी घूमता रहता है, क्यों नहीं बनाते हैं? 50 साल पुराना डैम जो वो डिटेल दे रहे हैं, यही गुजरात मॉडल है क्या? या फिर 4 ट्रेनें चला देना गुजरात मॉडल हो जाता है क्या? 11 परिवारों की जिंदगी चली गई, 11 परिवार उजड़ गए। आशीष जी, मैं कहीं से भी इसको लीपापोती पॉलिटिकली नहीं कर रही हूं। मैं बार बार बोल रही हूं कि जिम्मेदारी प्रशासन की थी, प्रशासन की पूर्ण रूप से गलती है और उन 11 जिंदगियों की कीमत हम और आप कोई किसी भी अमाउंट से नहीं रख सकते हैं। दूसरी तरफ जो डेटा कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो कितना ऑथेंटिक डेटा है मैं नहीं जानती हूँ। आप अपनी रिसर्च टीम से पता करवाइए कि वो कितना ऑथेंटिक डेटा है। जहां तक एफआईआर की सवाल है, एफआईआर का सवाल है, आज पूरा दिन रेस्क्यू टीम वहां पे रेस्क्यू के ऑपरेशंस में लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, वहां पे आनंद की, वडोदरा की पुलिस लगी हुई है, पूरा प्रशासन तंत्र इस घटना की सेवाएं जो दे सकता है उसमें लगा हुआ है। निश्चित रूप से एफआईआर भी होगी। आपने रेस्क्यू टीम का जिक्र किया नीति शर्मा जी, बता दूं अलग अलग आर्टिकल्स मैंने पढ़े, अलग अलग बयान मैंने सुने। हादसे के तुरंत के बाद वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले चलाया। एक स्थानीय युवक का बयान मैं सुन रहा था जिसमें उसने कहा कि हम सुबह से ही बचाव अभियान चला रहे हैं, अब तक 9 शव जो हैं वो बरामद हुए हैं, उसके बयान था। जो लोग बचे हैं
उनका भी बयान था कि उसमें एक ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त जो था वो द्वारका से अंकलेश्वर जा रहे थे, हम पुल पर थे, तभी वो अचानक ढह गया और हम बाइक समेत नदी में जा गिरे। थोड़ी देर के बाद स्थानीय लोग नाव से वहां पहुंचे। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कहा जा रहा है कि वहां पर पूरी टीम तुरंत पहुंच गई, स्थानीय लोग जिसका जिक्र निशान जी कर रहे थे, हर जगह पर वही बयान है। बिल्कुल आशीष जी, जब ऐसा कोई हादसा होता है जो वहां पे स्पॉट पे जो वहां पे अवेलेबल जनता होती है, और ये भारत की संस्कृति है कि हर हालत में एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होता है भारत का युवा या भारत की नागरिक, तो वहां पे ऑन द स्पॉट जो उस समय एकदम से घटनाएं घटित हुई और उस समय जो वो एज अ रेस्क्यू टीम, एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो दे सकते थे। निशान जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन माया जी से पहले ले लेता हूं। माया जी, आपका एक रिएक्शन, उसके बाद फिर कृष्ण मित्रों जी के पास जाऊंगा। देखिए आशीष जी, इसमें लीपापोती का तो प्रश्न ही नीति जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जैसे कि निशान जी बहुत सारे तथ्यों के साथ बैठे हैं और बहुत सारे एविडेंस लेकर बात कर रहे हैं, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज दोपहर में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। जो निशान जी ने कहा, देखा जाए निशान जी बहुत हद तक धरातल पर जाकर इस मुद्दे पर अपने विचार रख रहे हैं। आप गुजरात मॉडल की बात हम किसी ख्वाबों में कभी किसी जमाने में करते थे, वो ख्वाब रह गए हैं लोगों के। अब आप ये देखिएगा, पहले मॉल, पीछे एक ब्रिज टूटा, आप आज 11 परिवारों की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो मोरबी का पुल टूटा था तब कितने परिवार 135 परेशान थे। तो आप सोचिए ना, 135 के बाद भी अगर गुजरात सरकार किसी तरह का सबक ना लेते हुए इस तरह से कर रही है, तो भ्रष्टाचार की जो ये लाठी है वो एक अफसर पर ही क्यों पड़े? सरकार पर क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी लेती है? सरकार क्यों नहीं पीछे हटती है? सरकार, ये सही बात कहा निशान जी ने कि सरकार के अंदर जो उनके नुमाइंदे बैठे हैं या जिस तरह के लोग हैं, उनको इसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, इसको मानते हुए, नैतिकता मानते हुए परिवारों का। जब मोरबी पे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो इस एक पुल के टूटने, एक ब्रिज के पुल के या एक पिलर के टूटने पे उनकी क्या संवेदनाएं होंगी, ये सोचने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इसको अपने ऊपर लेगी। वो दूसरे अधिकारी के ऊपर पल्ला झाड़ के, लिपापोती करके अपना पल्ला क्लीन कर लेगी और एक के ऊपर जाकर ये कुठाराघात हो जाएगा, वो अफसर गिरफ्तार हो जाएगा। मैं बता रहा हूं माया जी, इसमें क्या होगा, इसमें जिसने एनओसी दी होगी उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस कंपनी ने यहां पर मरम्मत की होगी उस कंपनी को या तो ब्लैकलिस्ट कर देंगे या फिर उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लेंगे। उससे ज्यादा इस पूरे मामले में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको नहीं, वही होगा, क्योंकि वही ना, जो वो एक भ्रष्टाचार का तंत्र है। जो बड़ी मुर्गियां, बड़ी मछलियां हैं, वो हमेशा बच जाती हैं, वो बच जाएंगी। ये इन लोगों को 2 लाख रुपए देके, देखिए किसी व्यक्ति की जिंदगी की कीमत या उसके परिवार के जो धुरी व्यक्ति चला गया, उसकी 2 लाख रुपए बहुत मामूली कीमत है। मैं ये नहीं कहती लोग कीमत बढ़ाएं, लेकिन आप लोगों को लौटा सकते हैं अगर आप में ये मादा है तो। अरे भाई, आप अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हैं माया सिंह जी, आप अपनी जेब से दे रहे हैं कि आप 2 लाख दे रहे हैं। 2 लाख में किसी का परिवार चल जाएगा क्या? 11 परिवार उजड़ गए हैं। तो वही 2 लाख देके इनकी जिम्मेदारियों से, अपने अपराध बोध से ये लोग मुक्त हो जाते हैं। मोरबी में कितने लोग गए, ये गए। आप बात गुजरात की हो रही है, पूरे भारत में देखिए कितने लोग आज के टाइम में, बरसात के सीजन में कितने पुल टूटे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैं रोज आए दिन डिस्कस कर रही हूँ। टीवी पे भी करा हमने, अपने पर्सनल भी करते हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं। पूरे देश में जहां जहां, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करती, चाहे वो किसी का भी तंत्र वहां चल रहा हो, लेकिन सरकार चाहे सभी भी हो, अफसर के ऊपर जो ठीकरा फोड़ते हैं वो नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर सपोज, जिससे निशान जी ने कहा, मैं 100% निशान जी की साथ बात से सहमत हूं कि ये एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल आंख बंद करके सरकार चलाने, लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए। अगर इस साल भर से अगर इस पे प्रोसेस चल रहा था, तो जिसके पास चल रहा था उन सबको उठाइए, जेल में डालिए और उनकी जमानत मनो दिए, उन पर एक्ट लगाइए, एनएसए की धारा लगाइए, मत छोड़िए किसी को भी। तो देखिए अगले बार कैसे इस पे कार्रवाई होती है। आप उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चला के अपनी वाहवाही लूटती है अगर बीजेपी की सरकार, तो गुजरात में भी इस तरह के एग्जाम्पल गुजरात में भी फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो और हर उस नेता से लेकर जिसके पास ये विभाग था सब पर फिर कार्रवाई हो। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ। आप एक स्टेट का, पहले आपने गुजरात मॉडल को बनाया, यूपी को अब बना रहे हैं, आप इस तरह से बना रहे हैं कि भाई हम बुलडोजर चला लेंगे। तो आपको सभी स्टेटों पे, सभी भ्रष्टाचार पे इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। आप व्यक्ति विशेष देख के, अगर राष्ट्र देखकर बात कर रहे हैं, लोगों का चेहरा देख के अगर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये निहायत ही खराब बात है। और आज जिस तरह से बोला, ये बात सही है कि एनडीआरएफ सरकार का जो तंत्र है, थोड़ा समय लगता है जागने में। पहली पब्लिक, पहला पड़ोसी ही काम आता है, जो साथ में होते हैं वो मददगार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार से आने में मदद अलग समय लगता है, लेकिन जिस तरह की इसमें लापरवाही है, ऐसा हुआ क्यों? जब पिछले निशान जी बता रहे हैं इतनी कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही है, वो उतनी जमीन पर बैठे, धरातल पर बैठ के उसकी हर घटकंट का विवेचना कर रहे हैं, तो हमको मानना चाहिए, सरकार को भी मानना चाहिए। लेकिन सरकार अपना पल्ला साफ करने के लिए, झाड़ने के लिए
अगर दूसरों पे दोषारोपण करती है तो ये तो निहायत ही खराब बात है ठीक लोगों है। के लिए, लोगों की जिंदगी से खेल रहे कृष्णन हैं आप। मित्रों जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांतिलाल जी हैं महाराष्ट्र से, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। कांतिलाल जी, आप अपनी बात को रखिएगा। सर, मेरा कहना है कि अंग्रेज बहुत बुरे थे और दुष्ट थे भारतीयों के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने जो पुल बनाए वो आज 100-125 साल से वैसे टिके हुए हैं। तो लेकिन हमारे भारतीय इतने पवित्र है, इतने हितैषी है, इतने ईमानदार है, उसके बाद भी हमारे टेक्नोलॉजी भी उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में इतनी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद हमारे पुल 43 साल में और 43 दिन में गिर जा रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। कांतिलाल जी, अंग्रेज जो भी थे, कम से कम वो भ्रष्टाचार नहीं करते थे, तो ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई, इस बात को समझना होगा। कृष्णन मित्रों जी, आपसे एक सवाल जो जनता देश की जानना और समझना चाहती है कि इस तरह के जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो उस समय क्या चुनौतियां रहती हैं एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ के सामने? मेरी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्माओं को। दूसरे, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऐसी सिचुएशन में पहली चीज होती है सर्च एंड रेस्क्यू, फिर आती है रिकवरी। सर्च एंड रेस्क्यू में जब तक के पूरी तरह से एनडीआरएफ या जो एनडीएमए वगैरह की टीम्स हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं या नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है, ये सारी टीम्स जो हैं ये वेरी वेल इक्विप्ड हैं और अपने काम को अच्छा समझते हैं। बहुत सी प्रैक्टिस होती है और जो रेस्क्यू वगैरह करते हैं, जो रिकवरीज करते हैं, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड का वो काम करते हैं। इसी के साथ अभी बात हो रही थी एफआईआर क्यों नहीं हुआ। देखिए, एफआईआर कौन करेगा? जो सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं वो करेगा, या जो लोकल, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जो लोकल सिटीजन्स हैं वो करेंगे, या सरकार करेगी? अगर आप कहें कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है एनडीएमए की या एनडीआरएफ वगैरह की, वो जाके एफआईआर करें, या आप मेरे को ये बताएं कि वो सर्च एंड रेस्क्यू करें या जाके एफआईआर करें। टाइम लगता है हर एक चीज में। अगर आपने खाना भी बनाना है तो आपको पहले सब्जियां लानी पड़ेंगी, रोटी बनानी पड़ेगी, फिर ही तो खाओगे। स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। एफआईआर भी हो जाएगा, एफआईआर कहीं जाएगा नहीं, उसको मुद्दा ना बनाए। बात सबसे ये आती है कि हमने बार बार अभी मोरवी ब्रिज की बात करी। वहाँ पे एक तो वो 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसमें 141 जान गई थी। अब वो भी रिपेयर के बाद टूटा था, सस्पेंशन ब्रिज था वो जी। ये ब्रिज भी रिपेयर के बाद टूटा है। बात आई थी लाइफ ऑफ ब्रिज, 100 साल की या 40 साल की। क्या एक ब्रिज की मियाद सिर्फ 40 साल होती है? अगर मैं अपना घर बनाता हूं तो वो घर मेरा कम से कम 50 साल बिना रिपेयर के चलना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। हम लोग गत्ते के घर नहीं बनाते हैं, हम लोग वो बांस के पुल नहीं बनाते हैं अभी। देट इज सॉलिड सीमेंट एंड कंक्रीट और प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। ये ब्रिज कोलैप्स हुआ ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन। मोरवी में क्या आया था कि वहां पे जो लोकल कमिश्नर था, ही वॉज टू ब्लेम, उसको ब्लेम किया गया था, सस्पेंड किया गया था। अभी बहुत ठीक कहा आपने कि वो बेल पे घूम रहे हैं। हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। आज देखिए, ये मुझे माफ करिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं, पॉलिटिशियंस क्यों आते हैं डिस्कशन के लिए? इसमें ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं आते डिस्कशन के लिए? जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो क्यों नहीं आते हैं डिस्कशंस के लिए? किसी भी, मैंने बहुत से केस हैंडल किए हैं, चर्चा में भाग लिया है, किसी भी केस में ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते। या आम जनता आती है, या सोशलिस्ट आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, या पॉलिटिशियंस आते हैं।
ये बहुत गलत बात है। पॉलिटिशियंस को ये अपनी वो सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। और ऐसे जगह पे जहां पे जान चली जाती है, आप जान की वैल्यू नहीं है। मैं तो कहूंगा ये जो सस्पेंशन होती है या इंक्वायरी होती है, इसकी जगह दे शुड बी ट्रीटेड फॉर ट्रीजन। ये तो देशद्रोह है। ये मेरे हिसाब से पक्का देशद्रोह है। आपके सिटीजन्स की जान चली जाती है और आप इंक्वायरी कर रहे हैं। समरी डिस्पोजल होना चाहिए। ये तो हाई कोर्ट का जज बिठा के, और इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना। कि एक महीने ये जो पूरा मामला है, ऐसे मामले हैं, इनको देशद्रोह की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि आप देश की जनता के साथ धोखा ही तो कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं आप। खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं आप। 2-2 लाख रुपया दे दिया और उनकी कॉम्पनसेशन हो गई। मेरी जान की कीमत 2 लाख रुपया, आपकी जान की कीमत 2 लाख रुपया है। शर्म आनी चाहिए अगर कोई पॉलिटिशियन कहता है कि मैंने 2 लाख रुपया दे दिया। उनके बच्चे को ऐसा हो जाए तो क्या होगा उनका? 2 लाख रुपया देंगे उसको? आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। आज हर तरफ करप्शन है। मोदी जी ने जब गुजरात छोड़ा था, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो गुजरात शायद एक अच्छी हालत में छोड़ा था। आज 11 साल में गुजरात की यह हालत हो गई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 40 साल में बना एक पुल गिर जाता है। आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग बिफोर आई जॉइन द एयरफोर्स। मैं समझता हूं ये क्या है। ये ऑडिट पेपर पे हो गया, लिपापोती हो गई, हो गया काफी। अजी साहब जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हैव दे बीन अरेस्टेड सो फार? एफआईआर करने से पहले अरेस्ट करिए उनको। वही सवाल तो मैंने उठाया था। मैं जानता हूं इस पूरे मामले में क्या होगा कृष्णन मित्रो साहब। मैं जानता हूं कि क्या आगे चलकर होने वाला है, किन पर गाज गिरेगी, फिर आगे क्या होगा, और ये पूरा जो केस है वो फाइलों में दब कर रह जाएगा। किसी चपरासी को ब्लेम कर देंगे आप, किसी ओवरसीयर को ब्लेम कर देंगे आप, और मामला खत्म हो जाएगा। वो मौलवी वाले केस में सिर्फ कमिश्नर और जो ऊपर पॉलिटिशियंस थे उनका क्या हुआ? किसी को ब्लेम मिला? इज एनीबॉडी ब्लेम वर्दी? किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मरता है तो मरने दो किसी को। हिंदुस्तान में इंसान की कीमत सबसे कम है। बहुत बड़ी बात कही निशांत रावल जी। एक इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इंसान की कीमत कुछ नहीं है हमारे मुल्क में, और भ्रष्टाचार है, ये दिख रहा है। आशीष जी, जब से मैं बड़ा हुआ हूं और जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तब से मैं गुजरात में हूं। हमने यहाँ पे सरकार नहीं देखी है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमने यहाँ पे सरकार नहीं देखी है। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने बहुत इनोग्रेशन देखे आशीष जी, बहुत इनोग्रेशन हो रहा है। 100 करोड़ का ब्रिज बन रहा है, मुख्यमंत्री श्री आ रहा है। 300 करोड़ का ब्रिज बना है, इनोग्रेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहा है। हम मेंटेनेंस नहीं सुन पाते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मेंटेनेंस वर्ड नहीं सुन पाते आशीष जी। ये वर्ड हम कहाँ सुने? हम तरस गए ये वर्ड सुनने के लिए। और हमें अभी सस्पेंशन नहीं चाहिए आशीष जी। हम तक चुके। आपने ये अधिकारी को सस्पेंड किया, फलाने अधिकारी को सस्पेंड किया, टर्मिनेट कीजिए साहब। स्टार्ट डूइंग, टर्मिनेट देम। तब तक गुजरात मॉडल एस्टेब्लिश नहीं होगा। हमने गुजरात में कभी नहीं देखा कि अभी तो बारिश शुरू हुई है और रोड पे गड्ढों की वजह से एक 39 इयर्स के रिक्शा चालक की मौत हो गई। आशीष जी, मेरे सिटी में रिक्शा चालक की मौत हो गई गड्ढों की वजह से। ये ऐसा तो गुजरात हमने कभी नहीं देखा था। अरे निशांत जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप तो 45 मिनट दूरी पर रहते हैं। भूपेंद्र पटेल जी उधर दिखे क्या आपको? कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। वैसे तो मोरबी ब्रिज की घटना हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात में ही थे और उस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी वहां पे गए थे। और शर्म की बात तो ये देखिए आप आशीष जी, मोरबी के ब्रिज के कलेप्स के बाद जब प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, तो जो सिविल हॉस्पिटल था उसको कलर किया गया, उसको नया किया गया। समझिए, वहां पे मरीज है 140 से लोगों की वहां पे डेथ बॉडी है। अभी तो सबका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, किसकी बॉडी है, कौन से परिवार की है। यही यहाँ पे हो रहा है।
हमारे जो गृह मंत्री है माननीय हर्ष भाई संघवी जी, वो बार बार एक चीज बोलते हैं गुजराती में, किसी भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। चमरबंदी वर्ड यूज करते अच्छा, हैं वो हर भी बार, दिखे कोई भी क्या? घटना होती हर्ष है। संघवी भी दिखे क्या आपको? कहाँ दिखे, कहाँ दिखे जी, कहाँ दिखे, कहाँ दिखे? अरे आप समझिए आशीष जी, मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, एक सेकंड नहीं, समझिए। मैं निशान जी, इन सवालों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं दरअसल गुजरात की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि ये वो नाम है जिनको चुनकर आपने सत्ता के शिखर पर बैठाया और इनको जहमत इन्होंने नहीं उठाई कि वो घटनास्थल का मुआयना कर सके। ये वो नाम है। हर्ष संघवी गृह मंत्री, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, कहां है? केवल फीता काटने जाएंगे क्या? 300 करोड़ का, 500 करोड़ का फीता काटने जाएंगे? लोग मर जाएंगे, कोई उसकी कीमत नहीं है। चुनाव अभी अगर गुजरात में होता, वहां पर मिनिस्टर्स का जखीरा लग जाता। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं माया जी आपके पास आऊंगा। निशान जी अपनी बात पूरी देखिए करिए। आशीष जी मैंने जो एफआईआर की बात की आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा सिटी एक ऐसा लौता सिटी है गुजरात का जहां पे प्रधानमंत्री जी आते हैं। जब भी उनकी विजिट होती है, प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं और हमें प्राउड है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब गुजरात की विजिट होती है तो हमारे सिटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्राइम ब्रांच वाले रात को 12 बजे उठा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगले दिन जाके अगर ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में कोई डिस्टरबेंस करेंगे, पूरी रात आपको वहां पे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। इतना इंटेलिजेंस है पावरफुल हमारे, हम कहाँ पे है वो भी क्राइम ब्रांच वालों को पता होता है। अगर इतना पावरफुल इंटेलिजेंस है तो फिर यहाँ ये घटना में एटलीस्ट जो आरएनबी डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उनके ऊपर तो आप, उनके जो अधिकारी थे जिनको हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये सारे लेटर लिखे हैं, उनके ऊपर तो एफआईआर कर सकते थे ना। चलिए, आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया अभी पता नहीं है, दिया या नहीं दिया। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है निशान जी? आरएनबी डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, हम हिंदी में बोल सकते हैं मार्ग एंड मकान विभाग। मंत्री कौन है इसके? इसके मंत्री स्पेसिफिक कोई मंत्री नहीं है, इसका मंत्रालय आई थिंक भूपेंद्र भाई पटेल के पास ही है। इसके स्पेसिफिक कोई मंत्री नहीं है, हाल की परिस्थिति में नहीं है, जो थे पहले, लेकिन इसका विभाग मुख्यमंत्री सिंह ने शायद उनके पास ही अतिरिक्त कार्यभार तो किसी को दिया गया होगा ना, किसी ने तो रखा होगा अपने पास, क्योंकि मुझे मिला नहीं है। किसी के पास नहीं। आप गुजरात आप गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की अगर आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये डिपार्टमेंट, एडिशनल डिपार्टमेंट, अतिरिक्त बार, यानी मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, इससे ज्यादा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ही इज ओवरलोडेड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज बार बार गुजरात में ये घटनाएं हो रही है, कहीं पे भी एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा। आशीष जी, हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यही है। और जो मैंने आपदा प्रबंधन के हमारे जो सलाहकार जी है, उन्होंने जो बात कही, हम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने देश के लिए, गुजरात के लिए जो सेवाएं दी है, लेकिन 5-5 घंटे तक नहीं आए। और यहां से ऐसा नहीं है कि वो गांव का एरिया है, हमारा सिटी नजदीक है आशीष जी। वडोदरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। हमारे सिटी में भी टीमें तैनात रहती है। अगर मैं वडोदरा में एयरपोर्ट है ना निशान जी? वडोदरा में एयरपोर्ट है? अच्छा, बिल्कुल एयरपोर्ट है, नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चली आज तक, 10 साल से डोमेस्टिक चलती है ना? डोमेस्टिक चलती है जी। मैं वही पूछ रहा था, फ्लाइट आ सकते थे, रिबन काटना होता तो पहुंच जाते, मैं इसीलिए पूछ रहा था। बिल्कुल मुंबई और दिल्ली दोनों की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो स्थानिक नागरिकों ने वहां पे सेवा का काम किया, ये जो घटना बीच रिवर के बीच में हुई है, ये जो पिलर टूटा है आप देखोगे फोटो में, ये बीचों बीच रिवर के बीच में। ठीक है, कृष्णन मित्रों जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं माया जी आपके पास आऊंगा। दो बातें कहना चाहता हूं। क्या आपके स्टेट में, गुजरात स्टेट में डैम्स एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट नहीं है क्या? निशान जी इसका जवाब दीजिएगा। एक बात, दे वर्क अंडर आरएनबी डिपार्टमेंट, वो रोड एंड देखिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट। मेरा ख्याल है वहां पे डैम्स एंड ब्रिजेस का अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं तो 45 मिनट की दूरी पे हूं फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट। एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम वगैरह वो 4 घंटे तक नहीं पहुंचे। वो कितनी दूर है साहब? वो एसडीआरएफ की हमारे 45 मिनट दूर है, तो वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ कितनी दूर है? वहीं पे बैठे हैं क्या? मैं आपको वही बता रहा हूं सर, अगर वो अहमदाबाद से भी आते ना, अहमदाबाद से, वहां पे तो हेडक्वार्टर है ना, अहमदाबाद से भी आते तो और 1.5 घंटा 2 घंटे में तो आराम से पहुंच जाते। हेलीकॉप्टर होते हैं ना, हेलीकॉप्टर से आ जाते।
हेलीकॉप्टर से आ जाते। मेरा आई थिंक नो, आई डोंट होल्ड योर आर्गुमेंट हियर। नो नो सर, अगर आप हमारे साथ होते, नहीं आपका नंबर शेयर, नहीं क्लियर होना चाहिए नहीं, इसमें। मित्रों जी देखिए मेरी आपका बात सुनिए। नंबर, आप मित्रों जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए। मैं ऐसा इंसान हूं, प्रूफ के साथ कभी नहीं बोलता। मैंने 2500 से ज्यादा टीवी डिबेट्स की है, मैं प्रूफ के अलावा बोलता ही नहीं, मैं चुप बैठा रहता हूं, मैं बोलता नहीं हूँ। आप वहां पे जाके आपको आए हैं, हमारे आप कार्यकर्ता वहां बहुत पे है, लोकल्स आप वहां पे बहुत है, हम हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जाके हैं। आए हैं। सबका ये कॉमन कहना है, 5-5, 6-6 घंटे तक हमारी प्रादेशिक मीडिया सारी देख लीजिएगा आप, आपको जब भी समय मिले, 5-5 घंटे तक सरकारी मशीनरी वहां पे नहीं पहुंची है। ये फैक्ट है। सर लोकल पुलिस थी, आप सिर्फ बट लोकल इसी पुलिस का वाज नॉट इक्विप्ड। मैं आपसे एक मिनट, मैं आपसे रावत जी, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसी इश्यू पे, रिएक्शन टाइम पे आप खुद अपना ऑडिट करें कि उनको कब इंफॉर्मेशन मिली, कितनी देर तैयारी में लगी और कितनी देर उनको वहां पहुंचने में लगी। आप नहीं वो ऑडिट करिए। नहीं मित्रों जी, कौन कृष्ण information- मित्रों जी, मित्रों- निशांत जी उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, एचडीआरएफ और एनडीआरएफ पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका वो कह रहे हैं मकसद ना, कतई ये 4 नहीं है, घंटे वो प्रशासन की बात कर रहे हैं। इस बात को समझिए, वो तो तारीफ कर रहे हैं, तो इसको अन्यथा मत लीजिए। माया जी आप कुछ कह रही थी, उसके बाद नीति जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं दो बातें यहाँ पे लूंगी। मैं निशांत जी की बात भी कहूंगी और कृष्ण सर की बात पर भी बोलूंगी। मैंने पहले एक बात बोली थी कि जितने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं जिन पे हम मासूम लोगों की जान की हत्या होती है, तो आप उनको पैसे मत दीजिए। जो कल्पित है उनको पकड़ के एनएसए लगाइए और उनके ऊपर उचित जो एनएसए के तहत कार्रवाई होती है उस पर कीजिए, क्योंकि ये देश का, पब्लिक का पैसा है, राष्ट्र का नुकसान है। उन पे हर हालत में एनएसए लगना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी निशांत जी ने बोला कि जब हम मोरबी के लिए हॉस्पिटल में देखने आए थे तो लोगों को, मरीजों की हालत को न देखते हुए, चूंकि नेताजी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उसकी लीपापोती बिल्डिंगों की, ये सब जगह होती है, सब जगह होती है। और ये सबसे दुखद पहलू है। मैं आपको बताऊं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं निशांत जी, अभी हाल ही में हफ्ता 10 दिन पहले शायद कहीं योगी जी आए थे मेरे मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे। ओ बहुत खूब, हम बड़े परेशान रहे इन दिनों सड़कों से, इन दिनों आसपास, और उनके आने पे वो चमक चक्का ऐसे, जैसे कहते हैं ना, जैसे लालू जी ने एक शब्द यूज करा था, एक नायिका की गालों की तरह चमक रही थी, तो अभी आजकल ऐसी चमक रही है, लेकिन हफ्ते बाद वो वापस ऐसी हो गई है। हफ्ते के अंदर जल भराव की स्थिति हमारे क्षेत्र में इतनी विकट है, प्रशासन से लोग इतने हैं, तो जब नेता कोई आता है तो आसपास की सड़कों की, रोडों की, बिल्डिंगों की मरम्मत ऐसे कर दी जाती है जैसे यहाँ कितना, हम न्यूयॉर्क सिटी से हमारा कंपैरिजन कर दिया जाए, आप यकीन कीजिए। और जैसे ही वो हटते हैं उसके बाद वो गार्बेज की, कहीं भी गार्बेज जैसा लग रहा है आज के टाइम में। कुछ समय पहले मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, साहेबाबाद स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया, इतना खूबसूरत लगा था। तो मेरा यह कहना था कि हर थोड़े समय पे हर मंत्री को, हर मुख्यमंत्री को, नेताजी को थोड़े थोड़े समय बाद अपनी हर जगह विजिट करनी चाहिए, जिससे उस जगह की देखभाल, रख रखाव आप सारी सरकारी अफसर समय से करते रहें, जिससे आम पब्लिक को लाभ होता है। सब चीजें मिलती है, नेताओं को कुछ मिले ना मिले, थोड़ी सी तालियां मिले, थोड़ी वोट मिले, लेकिन आम पब्लिक को जो उस जगह की नजरिया, उस जगह का जो हालात बदलती है सरकार, शासन, प्रतंत्र, वो भ्रष्टाचार से ऊपर होकर बदलती है, वो बहुत अच्छी होती है। बड़ा सुखद पहलू होता है किसी का विजिट होना। तो कुल मिलाके वो लोगों की सुविधाएं नहीं देखते, वो अपने नेताओं को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को खुश करने के लिए जितना लिपापोती होती है, अगर वो इतनी आम जनता के फेवर में जैसे आप कर लें तो वो दुनिया ही पलट जाएगी। और ये बात सत्य है। आपने एक बात बोली थी कि अंग्रेजों के टाइम में शायद भ्रष्टाचार नहीं होता था। अंग्रेजों के टाइम बनाए पुल आज भी हमारे दिल्ली, पुरानी दिल्ली ब्रिज को देखिए, कितने साल उसकी उम्र है, उसकी भी मेंटेनेंस होती है, समय पे वो बंद होता है। अगर उसकी मेंटेन वो अगर उस तरह से हो रही है, तो ये 40-45 साल में ये पुल है मोरबी का, तो चलो एक एक्सक्यूज था कि नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा हो गए, वो टॉलरेट नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया। बट ये वाली जिस तरह का हालात है, अभी पीछे 1-2 और क्राइसिस हुए, तो उसमें तो सरासर भ्रष्ट तंत्र है सरकार का। उसमें लिपापोती तो छोड़िए, सरकार को दायित्व लेते हुए अपना एक अलग से एक्शन लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा माया जी, है एक आपको दिलचस्प बात बताओ, मैं निशांत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले नीति जी के पास जाऊंगा कि बिहार में इतने पुल गिर गए, 10 से ज्यादा पुल तो मेरी जानकारी में है कि जो गिर गए, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हुई आज तक। पुल गिरने के मामले में कोई जेल में गया नहीं, वो खबर मैंने कहीं पढ़ी नहीं। इतने सारे मैं डिबेट शो करता रहता हूं, किसी डिबेट शो में वो जानकारी मेरे समक्ष आई नहीं। ये भी एक दुर्भाग्य है। यह दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं, अगर होती है तो दिखती नहीं, अगर दिखती है तो लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। 12 नीति शर्मा जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं समझती हूँ ये जो पुल का हादसा हुआ है, जैसे कि
अभी हमारे साथ आपदा मैनेजमेंट से कृष्णन जी बोल रहे थे कि जो डिटेल्ड सबडी रिपोर्ट है दैट शुड बी मेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द पुल। ब्रिज जब बना, जिस समय कंस्ट्रक्शन हुआ 1980s में, तब किसकी सरकार थी? तब से लेके उसके बाद उसके स्टेप पे स्टेप भी जब जब मेंटेनेंस हुई है, उस मेंटेनेंस के बाद उसकी उसकी क्या स्थिति रही है, और आज जब अंतिम घड़ी में इस पुल ने दम तोड़ दिया है, आज तक की स्थिति में जितनी भी सरकारें आएंगी, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग कांग्रेस या कोई राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र में, चाहे चाहे गठबंधन की सरकार, आपको डिटेल उस पुल के निर्माण से लेके और उसकी अंतिम गति तक आपको एक एक डिटेल रिपोर्ट के साथ, उसको डिटेल एनालिसिस के बाद कौन कौन से सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं, निश्चय रूप से मैं आपकी इस चीज को ऊपर लेकर आती हूँ, मोर देन पॉलिटिशियंस, इधर सेक्रेटरीज को या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को, एक्सपर्ट्स को आके ये ब्रीफिंग करनी चाहिए कि क्या रीजन है ये पुल के निर्माण में, ऐसी कौन सी कमियां रह गई, इसके जो वियर एंड टेयर में कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ। दूसरा, बार बार बोल रही हूँ, प्रशासन तंत्र, जब ये पुल आवाजाही के लिए परमिसिबल नहीं था, आपने इसके अंदर मूवमेंट को क्यों परमिसिबल किया, या इसका ऑल्टरनेटिव मेजर्स आपने क्यों नहीं लिए? वो पूर्ण रूप से भूपेंद्र पटेल जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार बोल रही हूं, मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, मैं देश के नागरिकों के जो लॉस हुआ है उसके साथ, उनके साथ खड़ी हूं और उस दुख में मैं भागीदारी हूं, और मुझे उस दुख से, उनको पीड़ा से बाहर निकालना है। निश्चय रूप से गुजरात की गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो, अगर उनके नेता इन्वॉल्व है तो, अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन के इन्वॉल्व है तो, सबको कटघरे में रख के उनके स्ट्रिक्ट एक्शन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, लेइंग डाउन द, इसकी जो जब करी थी, और आज तक की पूरी कुंडली खोल के एक एक जो भी उसके अंदर राहु केतु बैठे हुए हैं उन सबको निकाल के नीतीश शर्मा जी, आपसे एक बात कहूं, 20 साल आप जानती हैं कि 20 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं। ये बातें सुनने में बहुत बढ़िया लग रही हैं, मैं जानता भी हूं, मैं जानता भी इस बात को अच्छी तरह से कि दिल से आप इस बात को चाहती हैं कि ये सारी चीजें हों, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतनी सारी जांच मैंने देख ली है, कुछ नहीं होने वाला। जो दो बातें मैंने बताई आपको कि इस पूरे मामले में जो कंपनी होगी उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे या कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करेंगे, और जिसने एनओसी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। एक हफ्ते बाद इसी पैनल के साथ डिबेट कर लूंगा, देख लीजिएगा, कमोबेश चीजें ऐसी होंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर यूपी से दर्शक अब्दुल जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, बोलिए। ये हमारा जो है स्टेट बैंक में एक गवर्नमेंट की योजना है, उसमें वो क्रेडिट कार्ड पे पैसे देते हैं। देखिए अब्दुल जी, आज क्रेडिट कार्ड वाला नहीं कर रहे, किसी जिस दिन करेंगे उस दिन आप उस सवाल अपना जरूर रखिएगा। क्रेडिट कार्ड आज नहीं कर रहे हैं, आज पुल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जी आपका जुड़ने के लिए। निशान जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बोलना चाहता हूं, गुजरात का जो R&B डिपार्टमेंट है, गुजरात का जो ये डिपार्टमेंट है, वो भ्रष्टाचार का एपी सेंटर बन चुका है। अभी 2 महीने पहले आपको पता होगा, गुजरात के मंत्री, गुजरात सरकार के मंत्री, पंचायती विभाग के मंत्री बच्चू खाबर जी, उनके 2 बेटे जेल में है। क्यों? क्योंकि दाहोद डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा के नाम से 100 करोड़ से ज्यादा कौभांड हुआ। रास्ते के ऊपर कंकर भी नहीं है और रास्ते दिखा दिए। जो खेडूतों के लिए, जो किसानों के लिए जो कुएं बनते हैं, एक भी कुआं नहीं बना, कुएं दिखा दिए। वो लोग जेल में, राइट? ये देखिए आप, ये जो माया जी, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अहमदाबाद को तो आप शायद स्मार्ट सिटी यूपी में हो, तो शायद जो साहब ने मार्केटिंग किया है तो आपको तो लगता होगा अहमदाबाद तो स्मार्ट सिटी है, राइट? ये अहमदाबाद का लेटेस्ट ब्रिज बना है। ये ब्रिज के सामने आपको कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो दीवार है। क्या है? दीवार है। ब्रिज बन गया, लाखों रुपए का खर्चा भी हो गया, उसके ऊपर रोड भी बन गया। बाद में पता चला सामने तो दीवार है, बंदा जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? और वो भी प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट का कोई जमीन नहीं है, ये प्राइवेट किसी का यहाँ पे दीवार है। ये अहमदाबाद स्मार्ट सिटी का मैंने आपको रिसेंट वाला एग्जांपल दिया। ऐसी हालत बना के रखी है यहाँ पे, बहुत भ्रष्टाचार। बहुमती के फाइनल कमेंट शुरू करते हैं, अब समय की कमी हो गई है। माया जी, पहला फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, ये वाले इस तरह के मुद्दे पे जब तक सरकार किसी भी राज्य की भी हो, कहीं की भी हो, अगर वो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करेंगे, जैसे कि बोला गया मोरबी में जमानत पे है, फला केस में है, या हम आए दिन देखते हैं, इसमें भी आपने इसका कंक्लूजन निकाल लिया ये होगा।
अगर इन पे अगर सरकार एक उचित कार्रवाई कर एक एग्जाम्पल सेट नहीं करती या उन पे एनएसए का प्रावधान या सजा का प्रावधान नहीं लाती है, तो ये तो दुखद परिस्थिति है। आप भी बहस करते रहे, हम भी रहे, आम जनता को हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के, और वो हमेशा अब बेवकूफ माया बनती रहती माया है और जी, आगे भी बनती एक दिन रहेगी। के बाद बहस का टॉपिक बदल जाएगा। कल हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल, कांवड़ पर बैठ बिल्कुल, गए हों। बिल्कुल। कल तो वैसे भी Yes, सुप्रीम कोर्ट में exactly. सुनवाई है, जो इलेक्शन कमीशन का नया फैसला आया है, तमाम विपक्षी पार्टियां जी। चली गई हैं, तो कल डिबेट का जी। टॉपिक बदल जाएगा, फिर लोगों के जहन से ये Exactly. खबर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही होने वाला है। मुद्दों को ऐसे वाइप आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जो मुद्दा रनिंग में लोग उस पर बात करते हैं, अगले दिन वो भूल दिया जाता है। मोड़वी भी लोग भूल गए, जो उस पर काम कर रहे हैं सिर्फ हम जैसे लोग या निशान जी जैसे लोग जो अपोजिशन में बैठते हैं, वो थोड़ी सी उनकी खबर रखते हैं कहाँ पे बोलना पड़ जाए, वरना कोई बात नहीं करता है। तो कुल मिला के हम हमेशा से आम जनता मूर्ख बनती रही और बनेगी भी आगे, और हम अपनी जिंदगियों को ऐसे खोते रहेंगे और वोट भी देते रहेंगे, और सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें आती जाएंगी, सरकारें जाती रहेंगी, बेवकूफ हम लोगों का बनता रहेगा। तो हमको अब आदत कर लेनी चाहिए। आशीष जी, बहुत सालों से हम इस पीड़ा को झेल रहे हैं। मैं तो जिस जगह पे बैठी हूँ मुझे पता है कि मैं कितने समय से वो पीड़ा झेल रही थी। रोड बनी और जिस दिन पता लगा योगी जी आज आ रहे हैं, अगले दिन मैंने देखा रे रोड बहुत अच्छी है, और आज फिर माया वही जी, है। ये हफ्ते चीजें बाद तब बारिश तक के बाद नहीं वही था। बदलेंगी जब तक हम लोग पार्टी विशेष को छोड़कर उम्मीदवार को चिन्हित नहीं करते हैं और उम्मीदवार के हिसाब से वोटिंग नहीं करते हैं। हम अक्सर, मैंने देखा है कि लोग पार्टी विशेष को वोट करते हैं और वो पूछते हैं कि वो जानना भी नहीं चाहते कि पर्टिकुलर पार्टी से विधायक या सांसद के लिए कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, वो पार्टी को जाकर वोट दे देते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि सांसद या विधायक जो है वही काम करने के लिए आते हैं, पार्टी नहीं। इसलिए आप कैंडिडेट को देखिए, पार्टी नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है। कृष्णा मित्रो जी, प्लीज फाइनल कमेंट। फाइनली मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को आंसरेबल होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस ऐसी इंक्वायरीज में मैक्सिमम 1 महीने का टाइम देना चाहिए। हाईकोर्ट का जज बिठाए, इंक्वायरी करिए, और उनको टाइम सिर्फ 30 दिन का मिलना चाहिए, 31 दिन भी नहीं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, 3 महीने के भीतर ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक नजीर बनना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, कमोबेश ये चीजें बस्तूर इसी तरह जारी रहेंगी। निशान जी, फाइनल कमेंट आपसे, फिर नीति जी आपके पास आऊंगा। प्लीज निशान जी। नहीं, देखिए बहुत वेरी वेरी क्विकली आशीष जी, मित्रों साहब ने जो बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट, हम भी यही होप रखते हैं। लेकिन जो पास्ट में 2.5-3 साल में जो घटनाएं हुई, राजकोट का टीआरबी जोन हो, या हरली का बोट कांड हो, या फिर तक्षशिला का सूरत का कांड हो, या तो मोरबी का कांड हो, हर जगह पे गृह मंत्री श्री हर्षभाई संघवी बोले थे और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल बोले थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से केस ये आगे चलेगा, कहीं पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं। सो हमारा एक्सपेक्टेशन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आएगी। जहां पे 140 लोगों का मृत्यु हुआ था, देखिए लाइफ तो 1 की हो या 40 की हो या 140 की हो, लाइफ ही होती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना में भी अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई, क्योंकि जो वो कॉन्ट्रैक्टर था ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मोरबी का, वो बीजेपी वालों को पार्टी फंड देता था, वो सबको पता है गुजरात में, राइट? तो वो आराम से घूम रहे, बेल पे घूम रहे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नीतीश शर्मा जी, फाइनल कमेंट प्लीज। के अंदर 1977 से लेकर 2014 तक 2130 ब्रिज कोलैप्स करे हैं। तब किन किन को पार्टी फंड के माध्यम से उन ब्रिजों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, इसका भी जवाब निशिकांत जी को देना चाहिए। दूसरी चीज, मैं कहीं से लीपापोती नहीं कर रही हूँ, निश्चय रूप से कृष्ण जी की बात को मैं आगे लेके जा रही हूँ कि इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो प्रशासन के साथ साथ वो रिस्पेक्टेड कलेक्टर्स हैं, रिस्पेक्टेड जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको सामने लेके करनी चाहिए, और उस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन करके नजीर पेश, मैं आपके मंच से बार बार बोल रही हूँ, भूपेंद्र पटेल जी से आग्रह कर रही हूँ कि वो लेकर आए, क्योंकि जो 2130 ब्रिज कांग्रेस के शासनकाल में भारत में गिरे कोलैप्स, वो इतिहास कभी भी दोबारा रिपीट ना हो, इसी का मैं आग्रह करती हूँ। और मोरबी के बाद आज इस हादसे में अगर आप यानी कि हम बीजेपी वालों ने अगर चेतना में नहीं आए, तो निश्चय रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक लगा के जाएगा। तो इसलिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, कहीं कोई लीपापोती नहीं है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेके बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर बहुत शुक्रिया जल्द से नीतीश शर्मा जी इन शब्दों के लिए। और जो बात आपने बेबाकी से कही है, उसके लिए उम्मीद यही है कि काम होगा, सरकार की तरफ से एक ठोस कदम उठाया जाएगा। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नीति जी, निशान जी, कृष्ण मित्रो जी और माया सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।